So yes everyone, today we are going to start our chapter Cell the Unit of Life. So आज जो हमें पढ़ना है Cell the Unit of Life में हैंड रिटेन नोट्स हैं तो देख लेना, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें नोट करके लाएं। ये है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक। ये क्लास 11 का चैप्टर Cell the Unit of Life, राइट। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ को समझने से पहले हमको तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कहा जाता है सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीन चीज़ें हमको देखनी है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे ये जानना भी ज़रूरी है, राइट। तो वही चीज़ आ जाती है आपकी क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या चार्ज पार्टिकल से मिलके बनते हैं एटम। एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। सो वही चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके मिलके बनता है एटम, ठीक। उसके बाद एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स जो सेल में होते हैं, ठीक। यही एक अरेंज फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में मिलके जब बनते हैं तो वही बनाते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर। एवोल्यूशन में सेल भी बना था, कुछ प्रियॉन्स भी बने थे, कुछ एलर्जन भी बने थे, बायोमोलिक्यूल ही थे, है ना, ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन जो सेल बना वही एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना जो मेटाबॉलिज्म शो कर सके, है ना, रिप्रोड्यूस कर सके, कॉन्शियसनेस हो, कई सारी चीज़ें, लिविंग होने का कैरेक्टर जो था वो देखा गया सेल में। तो सेल के बाद जो सेल सेल मिलकर टिश्यू बना, ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। हम बात कर रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजेशन की अगर, तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक। लेकिन अगर बात करें मॉलिकुलर या बायोमॉलिक्यूल पे, क्या इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म हो सकता था? नहीं। टिश्यू लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे भी है, लेकिन पहले किस पे है? सेल पे। इसीलिए ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, समझे। इसीलिए तीनों चीज़ों में यही है फंडामेंटल। समझ में आया? तो ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी थी। क्यों है? अगर सेल बनाना रहे, राइट, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं या फिर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए सेल को बनाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, हमको चाहिए एक मेम्ब्रेन जो कि डिवाइड कर सके इनर कंपार्टमेंट को आउटर कंपार्टमेंट से। यानी कि अगर कोई मटेरियल बाहर है उसको अंदर लाना, या फिर चीज़ों का एक्सचेंज, यानी कि मटेरियल का एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पर अगर वाटर है, ठीक, तो इसको भी एक्सचेंज करना है ना, मेटाबॉलिज्म होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, एक बाउंड्री का होना ज़रूरी है जो कि उसको कंपार्टमेंट बना सके, है ना। जैसे हम लोग घर क्यों बनाते हैं? बाहर के एनवायरनमेंट से बचने के लिए, है ना। यानी कि अंदर के कंडीशन को, ये जो कंडीशन है अंदर के कंडीशन को हमको फेवरेबल बनाना है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, है ना, सेल को रिप्रोड्यूस करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होना जरूरी है। दूसरा चीज़ आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म का होना क्यों जरूरी है? साइटोप्लाज्म में होती है हमारी सेलुलर एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कई सारी चीज़ें बनती हैं, कई सारी चीज़ें टूटती हैं, है ना। यानी कि कई चीज़ों का सिंथेसिस और कई चीज़ों का ब्रेकडाउन होना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक्टिव साइड होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर हमको चाहिए जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड हो सकता है, यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम बनते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्यों रिक्वायर्ड है? जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड ताकि हमको अगले प्रोजेनी में जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ताकि अगला प्रोजेनी आ सके और सिमिलर दिख सके, है ना। फिर आ जाता है कुछ अमीनो एसिड्स और आयंस। अमीनो एसिड ही मिल मिल के प्रोटीन बनाते हैं, और कुछ आयंस जो कि एंजाइम का काम करेंगे। अमीनो एसिड यही
आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं, जुड़ जुड़ के एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी और प्रोटीन बन जाएगा। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं और यही प्रोटीन आगे चल के एंजाइम बनाते हैं जो कि सेलुलर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ठीक, आगे हमको क्या पढ़ना है? एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सेल का कॉम्पोजिशन वेरी करता है सेल टू सेल, उसके स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पर, है ना। एक चीज और देख लेते हैं, सेल इज अ थर्मोडायनेमिकली ओपन सिस्टम, यानी कि वो एक क्लोज सिस्टम तो दिख रहा है लेकिन चीज़ों का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, हीट लॉस। इसका मतलब ये क्लोज सिस्टम नहीं है, थर्मोडायनेमिकली एक ओपन सिस्टम है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। फिर हम एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल में देखेंगे तो वाटर जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा 70 to 90%। प्रोटीन है 10 to 15%। प्रोटीन को ऐसे याद रख लो, प्रोटीन यानी कि 10 to 15%। क्या होगा हमारा 10 प्रोटीन। फिर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सी को देखो, ए बी सी, तीसरे नंबर पे आ रहा है 3% तुम्हारा होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, दो बार आई आ रहा है इसमें, देख लो दो बार आई आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना ट्रिक से कि 2% होता है क्या, लिपिड। ये बायोमोलिक्यूल में एक चार्ट बना के टेबल दिया है, उसको देख लेना तुम लोग। न्यूक्लिक एसिड, ACIDS, 5 लेटर्स, 5 अल्फ़ाबेट। टेक न्यूक्लिक में 7 ऐसे याद रख लेना। 5 to 7% क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। आयंस में एक बार आई है, ऐसे याद रख लो। 1% क्या होता है तुम्हारा, आयंस। ठीक, अब एक बार अगर देख लें कि सेल चीज़ों का एक्सचेंज करता है या नहीं। अगर तुम मटर का दाना ले लेते हो, मटर का दाना, खैर वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, फिर भी सेल की तरह ही काम करेगा क्योंकि ओवरऑल बनना है तो सेल से ही है। ठीक, तो अगर मटर का दाना तुम लिए, रात के 8 बजे उसको पानी में डाल के भिगो दिए, है ना, तो बाहर तुम्हारा है ये पानी और अंदर है, और बीच में रखा है मटर। रात में जब तुम भिगोते हो चना या मटर, सुबह अगर 6 बजे तुम देखोगे तो फूला रहेगा। इसका मतलब बाहर से जो पानी है ना, वो अंदर आया होगा, यानी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ और अंदर की कुछ चीज़ें बाहर आई, तभी ना कलर चेंज देखने को मिलता है। तो ये सारे रीजन्स हैं कि क्यों मटर फूल गया, यानी कि बाहर जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऐसे समझो बाहर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा, यानी कि वाटर पोटेंशियल जो था हमारा, वाटर पोटेंशियल ये वाला पार्ट में, वाटर पोटेंशियल को ऐसे एक्वामैन के साइन से देख लेना, उसके बाद जो त्रिशूल होता है ना, तो वाटर पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, बाहर की ओर। और इसके अंदर जो है, मटर के अंदर वाटर पोटेंशियल है कम, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल साइज बड़ी होगी मटर की। और देखोगे कि सुबह सुबह मटर का दाना फूल जाता है, समझ में आया। सुबह सुबह मटर का दाना फूल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं एक और चीज़। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है ना, परफॉर्म करते हैं इसेंशियल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसलिए ये जो हैं सबसे प्राइमिटिव दिखने को मिलते हैं सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल पे, प्राइमिटिव हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। वायरस को हम कंसीडर नहीं करते हैं सेल के तौर पे, क्यों, क्योंकि ये जब तक होस्ट नहीं मिलेगा इसको, ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। ये किसी के बॉडी के अंदर ही मेटाबॉलिज्म शो करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं या सेल। ठीक, एंटोन वॉन लिविनहॉक, इनकी कहानी जब देखेंगे तो ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, यानी कि सबसे पहला अगर कोई लिविंग सेल अगर डिस्कवर किया था वो थे एंटोन वॉन लिविनहॉक, यानी कि डिस्क्राइब द फर्स्ट लिविंग सेल। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो 1665 में डिस्कवर किए थे क्या, 1665 में कॉर्क सेल से ये डिस्कवर किए थे क्या चीज़, सेल को, यानी डिस्कवर द सेल। और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल थ्योरी, द फादर ऑफ सेल।
आगे देखो, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने देखा था पहला लिविंग सेल, ठीक। फिर रॉबर्ट ब्राउन की बारी आई। रॉबर्ट ब्राउन, तो इनकी कहानी में क्या देखा गया कि पहली बार इन्होंने ही न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। देखो, रॉबर्ट हुक ने जब देखा था तो वो सेल वॉल था या डेड सेल था, सेल वॉल भी था, तो अंदाजा लगाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो बाद में रॉबर्ट हुक ने जब सेल पे स्टडी किया तो उन्होंने देखा कुछ डेंस जैसा सेल के अंदर दिख रहा है, तो उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया क्या, न्यूक्लियस। सेल थियरी की बात करें तो दो फेमस साइंटिस्ट स्लेडन एंड स्वान 1838 में 1838 में हमको देखने को जो मिले, ठीक, 1838 में हमको जो देखने को मिले, स्लेडन, उन्होंने क्या किया, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक। प्लांट्स पे वर्क करते थे, ध्यान से सुनना। और इन्होंने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, जितने भी डिफरेंट प्लांट्स हैं वो ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं प्लांट्स, ठीक। या फिर ऐसे कर सकते हो, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू, यानी कि वही सेल चल के क्या बनाते हैं, टिश्यू, किसके, प्लांट्स के टिश्यू, ठीक। उसी समय 1839 में स्वान जो थे, स्वान से याद रख लेना हंस, और हंस होता है एनिमल, तो जोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो हैं स्वान, ठीक। इन्होंने क्या किया कि सेल हैड अ थीन आउटर लेयर, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आ जाएगा इनके ऊपर, ठीक। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन देखा था, कौन खोजा था। फिर इन्होंने और चीज़ें बताई, ये स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, और क्या कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। जियोलॉजिस्ट तो थे, लेकिन इन्होंने कहा कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, अगर देखा जाए तो सेल वॉल का होना वहाँ पे जरूरी है, यानी कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल में, ठीक। आगे देखो, स्वान ने और क्या कहा, स्वान प्रपोज अ हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन एक ड्रॉबैक देखने को मिला, क्या, आगे पढ़ेंगे। स्क्लेडन एंड स्वान स्क्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, लेकिन एक ड्रॉबैक आया, ठीक। क्या ड्रॉबैक आया देखना, ड्रॉबैक क्या आया, they could not explain या did not explain that how new cells were formed, यानी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, इन्होंने ये नहीं बता पाया। फिर कहानी में आ गए रुडोल्फ वर्काउ या वर्चाउ, कोई वर्काउ कहता है कोई वर्चाउ कहता है, रुडोल्फ वर्चाउ या वर्काउ 1855 में आए, और इन्होंने क्या बताया कि he first explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells, यानी कि जो सेल होते हैं वो सेल डिवीजन शो करेंगे, यानी कि एक सेल है, यही दो में टूटेगा, है ना, और बनाएगा क्या, नया सेल, यानी कि एक पेरेंट सेल बनाएंगे दो डॉटर सेल्स, ऐसे अगर बाइनरी फ्यूजन में देखा जाए तो। बाकी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर यहीं से आया है कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड या सेल डिवाइड्स, ठीक, और बनाते हैं क्या, नए सेल्स, किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से ही जो सेल हैं वही सेल डिवीजन शो करेंगे और क्या बनाएंगे, न्यू सेल्स। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड स्वान, यानी कि स्क्लेडन एंड स्वान बोल तो एक ही बात रहे थे, लेकिन उसको मॉडर्न शेप में ला दिए कौन, रुडोल्फ वर्काउ या रुडोल्फ वर्चाउ, और बना दिए मॉडर्न सेल थियरी, यानी कि फाइनल शेप कौन दिया था, रुडोल्फ वर्काउ या रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, ठीक। और दूसरी चीज, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही जो चीज है
यही कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? स्क्लेडन एंड स्वान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। जब पढ़ोगे तुम ओवरव्यू ऑफ सेल में तो तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन चिक सेल। तो आउटर बाउंड्री जो सेल वॉल की होती है ना, वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर लेयर होता है किसमें? एनिमल सेल में। तो ये चीज़ें देख लेना, और ये देखा गया था अंडर माइक्रोस्कोप। एक चीज़ देख लेना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी? क्योंकि उसके बाद ही बहुत ज़्यादा डीप स्टडी देखने को मिली है किसमें? बायोलॉजी फील्ड में। ठीक, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या डिफरेंस है। सबसे पहली डिफरेंस, सेल वॉल छोड़ दो। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट। न्यूक्लियस भी एब्सेंट है ना। न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है ये, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उलझा हुआ है ना, और यही देखने को मिल रहा है। बाकी साइटोप्लाज्म, डबल सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम, फ्रूट ग्रैन्यूल्स, बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, कंपार्टमेंट, देखो कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसको कंसिडर किया जाए, अगर प्लांट सेल है ना। बल्कि सेल वॉल अभी यहाँ नहीं दिखाया जा रहा, अब बना ही देते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ठीक, और आगे देखते हैं। हम्म, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो, अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल में, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसकी जगह पाया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर या नेक डीएनए, लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन्स किसमें? यूकैरियोटिक में। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे किसमें? प्रोकैरियोट में। प्रेजेंट होंगे किसमें? यूकैरियोट में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ये चीज़ें यूकैरियोट में देखने को मिलेंगी। राइबोसोम 70s किसमें? प्रोकैरियोट में। 80s किसमें? यूकैरियोट में। साइज अगर सेल की देखें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर किसमें? प्रोकैरियोट में। और लार्ज देखने को मिलेंगे किसमें? यूकैरियोट में, 10 से 100 माइक्रोमीटर। बाइनरी फिजन शो करता है कौन? प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट दिखाता है क्या? माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन शो होता है। ठीक, गैमेट फॉर्मेशन किसमें होगा? यूकैरियोट में। तो मियोसिस देखने को मिलेगी किसमें? यूकैरियोट में। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट में। सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में, मल्टीपल क्रोमोसोम किसमें? यूकैरियोट में। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट्स में? तो बैक्टीरिया या मोनेरन्स, जिसको साइनोबैक्टीरिया है ना। और प्रोकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई, ये देखने को मिलते हैं किसमें? यूकैरियोट में। ठीक, बाकी कुछ चीज़ें देख लो एनिमल्स और प्लांट सेल में डिफरेंस। तो एनिमल सेल की बात अगर करें तो सेल वॉल होता है एब्सेंट एनिमल में, शेप राउंड या ओवल। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स स्मॉल या एब्सेंट। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल ये प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजोम होते हैं। फूड रिजर्व ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट्स में किसमें? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, है ना। न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है जनरली, यहाँ ड्राइंग में तो अलग बना दिए। सेल डिवीजन, क्लीवेज, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेना, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट्स में क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल, सेलुलोज का बना हुआ शेप, रेगुलर पॉलीगॉन। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है।
वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करता है अच्छा खासा सेल का पार्ट। सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। सेंट्रोल या सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, याद कर लेना। लाइसोजोम प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। फ्यू नंबर, फूड रिजर्व स्टार्च के फॉर्म में। न्यूक्लियस इज जनरली पेरीफेरी पुश टू द साइड ऑफ वैक्यूल, साइड बाय वैक्यूल, यानी वैक्यूल की वजह से साइड में होता है। सेल डिवीजन, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, याद कर लेना। पोरो फॉर्मेशन और प्लेट फॉर्मेशन, ये दोनों से सवाल आते हैं अच्छे खासे। ठीक, और कोई चीज़ रह गई? बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पढ़ते रहिए ध्यान से। हैंड रिटेन नोट्स हैं तो एक बार अगर मन करे पॉज करके नोट्स बना लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक, याद रखना नाम, नाम हमारा। बाय बाय।